अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? क्या बच्चों की तरह झगड़ रहे हो? अक्सर झगड़ने वाले बड़ों को यही जुमले कहे जाते हैं, लेकिन जनाब बच्चों की लड़ाइयाँ तो वक्ती होती हैं, थोड़ी देर बाद ख़त्म और फिर मिलजुल कर खेलने लगते हैं। लेकिन बड़े खुसूसी तौर पर सियासी बड़ों की लड़ाइयाँ तवील और शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, किस बात का ख्याल करना चाहिए, इस बात का ख्याल ही नहीं किया जाता। सियासी मैदान में आजकल कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। और जारहाना इनिंग की बात की जाए तो शेख रशीद का नाम भला कौन भुला सकता है, जो मुखालिफिन पर ही नहीं अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। शेख साहब क्यों नाराज़ हैं, इस पर बात करूंगी। जिक्र करूंगी आज नैब और JIT का, जिससे अब बिलावल को भी खदशात हैं। और एक और अहम इशू के हुकूमत से तो ना हो पाया, लेकिन कोई है जो सस्ता हज करवा रहा है। अब वाकई ऐसा है या ये सिर्फ हवाई बातें हैं, इस पर बात करेंगे आज प्रोग्राम में तफसीली तौर पर। लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलती हूँ। कोई सवाब दीदी कोई हक नहीं है स्पीकर का कि मुझे पब्लिक अकाउंट से रोके। मैं चैलेंज करता हूं कि स्पीकर का कोई इख्तियार नहीं है कि वो शहबाज शरीफ को रिमांड में बुलाए। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कबूल नहीं है। जिन लोगों ने इमरान खान से ये काम करवाया है, जमहूरियत के नाम पे चोरों को अकाउंट में लाया है। जमहूरियत के नाम पर चोरों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लाया गया। दुनिया इधर की उधर हो जाए, शहबाज बतौर चेयरमैन PAC कबूल नहीं। शेख रशीद ने अपोजिशन लीडर के साथ स्पीकर कौमी असम्बली को भी रगड़ दिया। बोले ये लोग बार्गेन कर रहे हैं, लेकिन बार्गेन नहीं होगी। इमरान खान के पास ढील है न डील है। आले शरीफ की सियासत खतरी से शुरू होकर पथरी पर खत्म हो जाती। धरना पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन मोड़ था। नए पाकिस्तान की तामीर का पैगाम दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। बोले नवाज शरीफ और जरदारी सियासी तौर पर किस्सा पारीना बन गए। गुज़िश्ता अदवार में मुल्की खजाने को लुटेरों की तरह लूटा गया। 1500 अरब चोरी करने वाला PAC का चेयरमैन है। 15 मुर्गियां चोरी करने वाला आदमी 1 साल से जेल में। 1500 अरब चोरी करने वाला PAC का चेयरमैन बन गया। जो मुर्गियां चोरी करने वाला है, चूंकि वो गरीब है, उसकी 1 साल से जमानत नहीं हो पा रही। जिसने 300 अरब रुपया पाकिस्तान से बाहर भेजा, उसकी 4 महीने में दोनों बाप बेटी की जमानत हो गई। जाली अकाउंट्स केस नैब का बनता ही नहीं। JIT में हसास इदारों के अरकान का क्या काम। बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मजीद इंक्वायरी इस्लामाबाद के बजाय कराची में करने की सदा। नैब की पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा। मजीद 4 मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बना दी गई। चेयरमैन नैब खुद निगरानी करेंगे। कराची की बैंकिंग कोर्ट ने नैब को अब्दुल गनी मजीद से तहकीकात की इजाजत भी दे दी। एक आदमी और है इसके साथ, पीछे हटो, असले से पीछे हटो। मेरे को गोली मारना था मैंने। कराची की सड़क पर इंसानियत की मौत। मलीर के UC चेयरमैन रहीम शाह ने डकैती का इल्जाम लगाकर नौजवान पर फायरिंग कर दी। जख्मी इरशाद रांझानी ने तड़प तड़प कर सड़क पर जान दे दी। हुजूम में से कोई मदद को ना आया। ऐनी शाहिदीन कहते हैं मदद करने से रोका गया। नौजवान की हलाकत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मरने वाला डाकू था या बेगुनाह, तफ्तीश जारी। पुलिस को इरशाद के क्रिमिनल रिकॉर्ड की तलाश। बैंक से पैसे लेकर आ रहा था, भैंस कॉलोनी मोड़ पर पहुंचा तो डाकू ने गाड़ी रोकने की कोशिश की। UC चेयरमैन रहीम शाह का मौक़िफ़। समा से गुफ्तगू में बोले डाकू कह रहे थे शीशा नीचे करो, पैसे दो। गाड़ी भगाने के बाद मुझ पर फायरिंग की, तब मैंने जवाबी फायर किया। असां चवंदासीं त मूंखे इंसाफ़ खपे। असांजो ज़ुल्म थियो आहे मूंसां। मुंहिंजी भेण गुज़ारे वई आहे इन हेरियास में। उहो माण्हू जेको गॾु सरे अवाम बीठो आहे थियो, तो तव्हां उनखे पकड़ियो न सरकार खां, तो वो परे कोन वेंदो न। इरशाद मजदूरी करने गया था, सबके सामने उसे बेगुनाह कत्ल किया गया। मुलजिम था तो अदालत क्यों नहीं लेकर गए। जवान बेटे के कातिल को पकड़ा जाए। वालिदा की दुहाई। भाई बोला अगर इरशाद ने कोई जुर्म किया था तो पुलिस के हवाले करते, अदालत
सजा देती? यूसी चेयरमैन रहीम शाह ने कानून क्यों हाथ में लिया? इंसाफ के लिए आला अदालत से रुजू करने का ऐलान। सज़ा जज़ा का जो तयन करने वाली कोई अथॉरिटी है इस मुल्क में वो अदालत है। क्या रहीम शाह को कानून इजाज़त दे रहा है या ये बासर है जिसके पीछे कोई इतनी बड़ी मकसद है, अपना असर है कि वो एक शहरी को उसको सरेआम मारा जाए। मैं चैलेंज करता हूं कि स्पीकर का कोई इख्तियार नहीं है कि वो शहबाज शरीफ को रिमांड में बुलाए। मैंने गुजारिश की है इमरान खान साहब को, न ढील है न ढील है न धक्का है, अंदर कलंदर और अंदर है ये सारे। ये कतरी से शुरू होते हैं और पतरी पे ही सियासत खत्म हो जाती है। प्रोग्राम में आपको कहूँगी खुशामदीद। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद शेख रशीद का मिजाज बदल गया। मुखालिफिन से ही नहीं जनाब, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से भी खफा से हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर वज़ीर रेलवे ने असद कैसर पर भी तनकीदी ट्रेन चलाई है। बात सुने उनकी। कोई सवाब दीदी कोई हक नहीं है स्पीकर का कि मुझे पब्लिक अकाउंट से रोके। मैं चैलेंज करता हूं कि स्पीकर का कोई इख्तियार नहीं है कि वो शहबाज शरीफ को रिमांड में बुलाए। स्पीकर साहब, आपने ये गलत काम किया, टोटली गलत काम किया है। मैं पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन हूँ, इमरान खान की वजह से चुप हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली ने गलत काम किया है? शेख रशीद कहते हैं वो इमरान खान की वजह से चुप हैं। अगर से चुप रहना कहते हैं तो शेख साहब का बोलना न जाने क्या होगा। असद कैसर पीएससी का माहौल ख़राब कराना नहीं चाहते, लेकिन आसार ऐसे नहीं लग रहे हैं। शेख रशीद ने तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आने से पहले ही शहबाज शरीफ को चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा देने की मोहलत दे दी है। कह रहे हैं कि मैं पीएससी में गया तो शहबाज शरीफ नहीं होंगे। पीएससी के बारे में मैंने गुजारिश की है इमरान खान साहब को, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कबूल नहीं है। जिन लोगों ने इमरान खान से ये काम करवाया है, जमहूरियत के नाम पे चोरों को अकाउंट में लाया है, ये बारगेन कर रहे हैं, बारगेन नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या औकाफ लीग के बाद शेख रशीद भी कप्तान के लिए कड़ा इम्तिहान बन गए? वैसे तो शेख रशीद साहब की एक सीट है, लेकिन उनकी पोजीशन काफ़ी भारी लग रही है। शेख रशीद इससे पहले भी पीटीआई अरकान पर तनकीद करते रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को लेकर उनकी सरगोशियाँ भी सामने आती रही हैं। ज़रा ये बात भी सुन लीजिए। कल मेरी 4 मीटिंग हुई है जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो इंसाफ है यार, मैंने बताऊँ लोगों को मौका लेना, मैंने कहा कि कोई इन्फॉर्मेशन मेरे कोई शक नहीं, मैं रात ही जानना मारेंगे। वो देखो ना लंदन पिकनिक मना रहे हैं 8 दिन लिए, उन्होंने कल क्या वापस आ शेख रशीद साहब का मिजाज इस वक्त काफ़ी जारहाना दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि वो इमरान खान की वजह से चुप हैं। क्या शेख रशीद मुस्लिम लीग नून ही नहीं, खुद पीटीआई अरकान के लिए भी परेशानी का बाइस बन रहे हैं? इस वक्त मुझे वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद अब्बासी भी साथ मौजूद होंगे। वलीद इकबाल साहब, शेख रशीद साहब का ये जारहाना मिजाज जो सामने आ रहा है, पीएससी के रुकनियत पर असद कैसर पर भी वो बरस पड़े हैं, पीटीआई अरकान को लेकर ये जारहाना रवैया क्यों है? इसकी वजह क्या है? नहीं, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है जी, इसका जवाब तो शेख साहब से आप लें। तो वैसे शेख साहब का एक अपना अंदाज जरूर होता है और वो अपने तरीके से करते हैं बात। और एक बात और आपको जो है यकीनन इसका इल्म होगा कि वो जो है उनकी अपनी पार्टी है, वो हमारी पार्टी के तो नुमाइंदे नहीं है। इत्तेहादी तो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो बहरहाल वो फिर उस तरह से नहीं पाबंद होते पीटीआई के डिसिप्लिन के, जिस तरह से पीटीआई के जो काबीना के मेंबर्स हैं या पीटीआई के अरकान जो हैं। तो बहरहाल उनकी अपनी तबीयत है और अपना तरीका है बात करने का। जरूरी नहीं है कि पीटीआई का हर जो है पार्लिमानी मेंबर या काबीना का मेंबर उनसे इत्तेफाक करे, और फिर कोई वो पेशीन गोइयां भी करते हैं। और मैंने कई मौकों पे देखा है, और ये एक फैक्ट है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता कि उनकी पेशीन गोइयां जो है वो दुरुस्त साबित नहीं भी होती।
तो वो अंदाजा लगाते हैं जिस तरह देखे ना, मुस्तकबिल का हाल तो इंसान नहीं जानता ना, वो इस तरह ज्योतिषी या ऐसे वो भी गलत निकलते हैं। तो शेख साहब ने भी कई दफा बहुत सी बातें पेशीन गोई की हैं जब वो हुकूमत में नहीं भी थे, अपोजिशन में थे और फिर हुकूमत में आके भी। तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने इस बात की मंजूरी अगर दी है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में होंगे, तो वो जो एक ऐसी बात है जिसको फिर उस पर अमल दरामद जरूरी होगा। और बहरहाल तवक्को यही की जाती है कि जी उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मुस्बत बहस और डिस्कशन होगी और कोई वो नहीं इस तरह की, क्योंकि दोनों पहले तो सिर्फ कौमी असेंबली की वो कमेटी होती, अब कौमी असेंबली और सेनेट दोनों के अराकीन उसमें होते हैं। अच्छा वली साहब, असद कैसर ने गलत काम किया, शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएससी बनाने का फैसला भी गलत किया। शेख रशीद कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान की वजह से चुप हैं, ऐसा क्या है उनके पास कहने के लिए? एक बार फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप शेख साहब को बुला के अपने प्रोग्राम पे पूछें कि वो क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं उनके बिहाफ पे तो नहीं जवाब दे सकता उनका सर, लेकिन आप हुकूमती मौक़िफ़ तो दे सकते हैं ना? जी, मैं हुकूमती मौक़िफ़ ये जरूर दे सकता हूँ जी कि ये हुकूमत का और वजीर आजम का फैसला था कि ये जो डेडलॉक हुआ था आज से कुछ महीने पहले जी, 3 महीने रहा था कौमी वो असेंबली डेडलॉक। की कायमा कमेटियों की तश्कील पर, जिस पे अपोजिशन जो थी वो सारी एक जबान हो गई हुई थी कि जी हमने किसी भी कायमा कमेटी का मेंबर नहीं बनना जब तक कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह जो है वो रवायती तौर पे, जब से ये 18वीं तरमीम या ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये जब भी हुआ है, तो रवायती तौर पे वो हमेशा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनते हैं। 2008 से 13 की असेंबली में चौधरी निसार थे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी थे, और फिर इस तरह खुर्शीद शाह साहब 2013 से 18 तक रहे सरबराह। तो बस यही था कि ये रवायत चलती आ रही है 2 असेंबलियों से, तो तीसरी असेंबली में भी ये हो। फिर ये जब डेडलॉक हो गया तो फिर ये इमरान खान साहब ने फैसला किया, वो सही है या गलत है अब उस पर शेख साहब कह सकते हैं जो भी वो कहना चाहें, लेकिन मैं तो पीटीआई का नुमाइंदा हूं, तो मैं तो कहूंगा बिल्कुल सही फैसला। सर, आप पीटीआई के नुमाइंदे हैं और इसी नुमाइंदगी के लिए ही आप इस वक्त साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ ही आपसे आप हासिल करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद साहब भी सर साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जावेद अब्बासी साहब, शहबाज शरीफ चेयरमैन पीएससी के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं, शेख रशीद साहब ने 8 दिन की मोहलत दे दी है, मुस्लिम लीग नून उनकी इस मोहलत को सीरियस ले रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हमने शेख रशीद की किसी बात को कभी सीरियस नहीं लिया, और कोई पाकिस्तान में आदमी ऐसा है जो उनकी बात को सीरियस लेता हो? वो एक कवाली करने के फनकार हैं, रोज़ उनकी एक तबीयत होती है, मीडिया में आने के लिए एक पोजीशन होती है, मीडिया में आके वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब किसी हाउस में जाते हैं तो हमने उनकी पोजीशन काफ़ी दफ़ा देखी हुई है। ये मामला वकीली वो तंग इमरान खान साहब से हैं, तंग उनकी पार्टी के अंदर उन्हें कोई तकलीफ है, तंग जो है इस वक्त वो पीटीआई से सारे लोग हैं। अब अंदाज़ा करें कि जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की बात उसके कैबिनेट के वजीर ना मान रहे हों, उन्हें अगर अखलाकी जरूरत उस मिनिस्टर को हो तो अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो खुद इस्तीफा दे के चले जाएं। लेकिन हर रोज़ की बुनियादों पर ये शिकायत उन्हें हमारे से नहीं है, ये शिकायत उन्हें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से है। और ये सारा जो माहौल इस वक्त पैदा किया जा रहा है इस पाकिस्तान के अंदर, चूँकि ये लोगों का ख्याल था कि ये आके डिलीवर करेंगे, ये डिलीवर करने में नाकाम हो गए। अब ये पीस पब्लिक अकाउंट कमेटी का एक फैसला हो गया है, उन्होंने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है, अब उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है। अब हर रोज वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने फैसला गलत किया है, तो इमरान खान उसका जवाब दे, उनकी पार्टी जवाब दे। हमने तो ना कभी शेख रशीद की बात को सीरियस लिया है और ना ही कभी उसकी किसी बात का जवाब देना जो है वो मुनासिब समझा है। अच्छा, क्योंकि मेरे साथ वलीद इकबाल साहब भी मौजूद हैं। वलीद साहब, जवाब देंगे आप? जावेद अब्बासी साहब जो बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत शेख रशीद साहब की बातों का जवाब दे। नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया कि वो या अपना कुछ जवाब देंगे या उनका कोई नुमाइंदा, उनका कोई तर्जुमान उनका जवाब देगा। लेकिन मैं आपको जो बात अर्ज करना चाह रहा था वो ये थी कि जब ये फैसला बिलाखिर इमरान खान साहब ने किया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के हवाले से, उस पर ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि अगर आप उस वक्त के जरीदे उठा के देख लें, सारे अखबारात के इदारे जो थे वो यही कह रहे थे कि जी इस पे नहीं हुकूमत को इतना सख्त स्टैंड देना चाहिए, और एक शख्स से क्या फर्क पड़ता है, और उसमें अक्सरियत तो हुकूमती जमात के अराकीन की होगी उस कमेटी में। और फिर बहरहाल फिर ये इस फैसले को किया इमरान खान साहब ने, लेकिन अब फिर
जब से ये अलीम खान साहब को हिरासत में लिया गया और उन्होंने इस्तीफा दिया, अब काबीना के अंदर ये भी इस बात का तस्करा हुआ है और ये बात उठाई गई है और ये मौक़िफ़ भी जो है वजन के बगैर नहीं है कि अखलाकी सतह पर या मॉरली पर, जिस तरह अगर मॉरल रीजंस की वजह से ही अलीम खान साहब ने इस्तीफा दिया, तो ये जो सरबराह होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, इनका भी स्टेटस वो और अपोजिशन लीडर का वो वजीर की तरह से होता है और ये भी जवाब नहीं बनता अखलाकी तौर पे। और ये महसूस कर रही है हुकूमत और काबीना में भी ये बात हुई है कि वो इसको अपनी इस कमेटी की सरबराही को बतौर एक शील्ड के या ढाल के इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को वहां तलब कर रहे हैं जिन्होंने उनके ऊपर केस किया हुआ है और उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, उनको तलब किया जा रहा है। तो ये तो बात बड़ी एक जो है कॉन्ट्रडिक्टरी सी है। तो इसलिए अब मौक़िफ़ में तब्दीली आ गई है हमारी। ठीक है। अच्छा सर, नैब कवानीन में तरमीम पीपल्स पार्टी राजी है लेकिन नून लीग का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है, क्या राब्ता किया गया है? मनाएंगे कैसे? हेलो जी वलीद साहब, आपसे बात कर रही हूँ सर, नैब कवानीन के हवाले से बात कर रही हूँ। पीपल्स पार्टी राजी है इसके लिए, नून लीग का जो मौक़िफ़ आ रहा है वो वाज़ेह नहीं है, राब्ता किया गया है मनाने के लिए, कैसे मनाएंगे? चीज़ के ऊपर जी सर, नैब कवानीन में तरमीम के लिए। हाँ, नैब कवानीन में तरमीम के लिए जी, जहाँ तक मुझे इस बात का इल्म है, इस पर काफ़ी एक आध महीने से या थोड़ा ज़्यादा से गुफ्तगू शनीद जारी है और फ़रोग़ नसीम साहब जो वज़ीर कानून हैं, उन्होंने अपोजिशन के साथ भी इस पे जो है मामला डिस्कस किए थे और कुछ दोनों तरफ अपोजिशन और हुकूमत दोनों तरफ इस बात का जो है महसूस किया जाता है कि इसके अंदर थोड़ी इस्लाहात की ज़रूरत है जी। तो मैं अब ये मुझे नहीं इसकी इतनी स्पेसिफिक्स पता कि किसी पार्टी ने उस पर तैयार है, कोई नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अमूमी तौर पर इस पे जो है एक तरह से गुफ्तगू और मुज़ाकरात जारी हैं। ठीक है। मुस्लिम लीग नून जावेद अब्बासी साहब, सर मुस्लिम लीग नून की जानिब से, नवाज शरीफ साहब की जानिब से कुछ देर पहले का ये स्टेटमेंट है कि हम भुगत चुके हैं, अब बाकी लोग भी भुगते हैं, तो एक क्लियर मौक़िफ़ नहीं आ रहा है नैब कवानीन में तरमीम को लेकर। पीपल्स पार्टी रजामंद दिखाई दे रही है, नवाज शरीफ साहब ने पहले इनकार किया था, अब क्या स्टांस है उनका? नहीं जी, ना तो पहले कोई इनकार किया है, ना अभी कोई सीरियस ऐसी बात सामने आई है, ना ही किसी ने अप्रोच किया है। एक बात ज़रूर चल रही है कुछ लोगों के दरमियान और लॉ मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि हम इसको देखेंगे। अभी चूंकि पार्लिमान के अंदर एक तरीकाकार है काम करने का, या तो इस तरह होता है कि पहले कोई कमेटी बनाई जाती है, या तो अगर वो समझेंगे वो खुद तैयार करके हमारे सामने लाएंगे और फिर हमें बैठाएंगे, तो जब वक्त आएगा तो उस पर देखा जाएगा। नैब लॉ के बारे में सारी जमातें बहुत अरसे से एग्री थी कि इसके मामला में इसको एक दफ़ा रिविजिट करना चाहिए, इसको देखना चाहिए, इसको बेहतर बनाना चाहिए जी। उसके लिए अभी तक हुकूमत ने कोई बाज़ाब्ता अप्रोच नहीं किया है और न ही कोई पार्लियामान की ऐसी। जावेद अब्बासी साहब, आपने कहा कि कुछ मुज़ाकरात हुए हैं, कुछ लोगों से बात हुई है, किन से बात हुई है, किन से मुज़ाकरात हुए हैं? मेरे कोई नॉलेज में नहीं है जी, ना मैंने कहा कि ये इस तरह हम रोज आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, मिनिस्टर साहब भी होते हैं, कोई ना कोई बात होती है कि हम इसको रिविजिट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अभी कोई जॉइंट ऐसी कमेटी अगर बनाई जाएगी, अगर कोई ऐसा मामला होगा पार्लियामान के अंदर, मुमकिन है कि दोनों हाउसेस के अंदर कमेटी बनाई जाए। जो पहले हमने हुकूमत थी उसने दोनों हाउसेस के अंदर कमेटी बनाई थी, उन्होंने बड़ा काम किया था इसे रिविजिट करने के लिए, वो हो ना सका, तो अब इस तरह की कोई कमेटी बनाई नहीं गई है। अगर कोई मामला सामने आएगा फिर उस पर अपनी राय भी दी जाएगी और देखा भी जाएगा कि इसमें क्या क्या तब्दीलियां लानी है और क्या क्या चीज़ें होंगी, लेकिन अभी स्टेज पे कहना मुश्किल है क्योंकि कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जावेद अब्बासी साहब, जो मैं बात कर रही थी आपसे कि नवाज शरीफ साहब तो अब से कुछ अर्से पहले ही कह चुके कि हम भुगत चुके हैं, अब बाकी लोग भी भुगते हैं, जैसे कवानीन चल रहे हैं वैसे चलते रहें, तो इसीलिए पूछ रही हूँ अब मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ इस पर कुछ तब्दील हुआ है, क्योंकि दीगर पार्टियाँ तो इसके हक़ में है कि तरमीम होनी चाहिए? नहीं, मुस्लिम लीग नून का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि इस लॉ में हम तब्दीली चाहते हैं, हम इसकी तब्दीली होनी चाहिए। ये कोई ऐसा लॉ नहीं था, बदकिस्मती हो गई कि पिछली दो हुकूमतें इसको रिविजिट नहीं कर सकी दो वक्त पार्लियामेंट में, लेकिन इसकी बिल्कुल डिमांड है, इसकी ज़रूरत है, इस पर बैठ के रिविजिट करना चाहिए और इसको रीज़न देखनी चाहिए। कई ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल ठीक नहीं हैं, ये उस वक्त एक ख़ास मकसद के लिए लाया गया था, ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा है, तो हमने कहा कि हमारी कोशिश है, हमारी आज भी है, पहले भी थी, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे
तो फिर इसका नुकसान सबको होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी सीरियस एफर्ट हुई है तो मुझे यकीन है कि मुस्लिम लीग नून भी बैठकर अपना ज़रूर इनपुट देगी। ठीक है जावेद अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वलीद इकबाल तहरीक इंसाफ से आप दोनों साथ मौजूद थे, नैब कवानीन में तरमीम को लेकर और शेख रशीद साहब को लेकर बात कर रहे थे प्रोग्राम में। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हज ऑपरेटर्स की जानिब से एक ऑफ़र सामने आई है, वो कितनी वैलिड है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। जाली अकाउंट्स केस, यहाँ पीपल्स पार्टी की क़यादत के गर्द घेरा तंग हो रहा है। नैब ने जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के लिए कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। सरबराह डीजी नैब रावलपिंडी करेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम की बराह रास्त निगरानी करेंगे। टीमें नैब हेडक्वार्टर्स और कराची पहुँचकर शवाहिद की बुनियाद पर बयानात रिकॉर्ड करेंगी। चेयरमैन नैब की जानिब से कहा गया कि नैब कानून ठोस शवाहिद पर तहकीकात को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने पर यकीन रखता है। नैब ने जाली अकाउंट्स केस में कमर कस ली है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी इस मामले में सरगर्म है। जाली अकाउंट्स केस नैब का बनता ही नहीं। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि रिकॉर्ड के मुताबिक मुकदमा नैब का नहीं बैंकिंग कोर्ट का बनता है। साथ ही JIT की तश्कील और इसमें हसास इदारों की नुमाइंदगी पर भी एतराज़ किया गया है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सवाबदीदी इख्तियार के पैरामीटर्स तय करे। सिंध हुकूमत ने भी केस की कराची से इस्लामाबाद मुंतकली रोकने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। कुछ ऐसी की सूरत हाल पनामा केस में मुस्लिम लीग नून की थी, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी ने JIT पर एतराज़ नहीं उठाया था। उल्टा आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो JIT अरकान को खौफजदा कर रहे हैं। जाली अकाउंट्स केस नैब का नहीं बनता। इस केस में JIT का क्या काम? जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है, पीपल्स पार्टी के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। इस बारे में बात करने के लिए साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आपको मज़ीद कहूँगी, बिलावल का मौक़िफ़ है कि जाली अकाउंट्स केस नैब का नहीं बैंकिंग कोर्ट का बनता है। सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दे दी है। कानूनी नुक्ते नज़र से सही कह रहे हैं बिलावल? बात यह है कि अगर तो ये कहते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में तो नहीं जाएगा। उसके लिए तो एक स्पेशल कोर्ट बना हुआ है, वो उसमें जाएगा। और अगर ये बैंकिंग का मामला है तो फिर ये बैंकिंग कोर्ट में जाएगा। तो इस बारे में अगर कन्फ्यूजन को बगैर दूर किए हुए नैब को ये केस मैं समझता हूँ कि टेकअप नहीं करना चाहिए। पहले इसकी जो लीगैलिटी है उसको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि नैब में इस तरह के केसेस जो हैं वो तो बज़ाहिर जो मुझे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को जो मैंने देखा था 2010 का, उसका तो एक अपना एक रजीम है। उसमें नैब के जो चेयरमैन है वो भी एक किस्म के एक स्टेक होल्डर ज़रूर हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उसको मनी लॉन्ड्रिंग के मामला नैब के पास उस तरह से नहीं आ सकते कि नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में रेफरेंस फाइल करे। वो रेफरेंस वहाँ स्पेशल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, यानी कि आप समझते हैं कि बिलावल का मौक़िफ़ सही है। बिलावल को जाली अकाउंट्स केस में JIT की तश्कील और इसमें हसास इदारों की नुमाइंदगी पर भी एतराज़ है। कानूनी तौर पर उनका ये एतराज़ दुरुस्त है इरफान साहब? जी बिल्कुल, उनकी बात में ये वज़न है। और इस चीज़ को नैब को चाहिए कि पहले अच्छी तरह से ये इशू सेटल कर लें और ये देखें कि ये मामला किसका है। क्योंकि जब वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाती है, जो कि मीडिया में बहुत ज़्यादा की जाती है, तो फिर तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मामला आना चाहिए ना। तो बिलावल ने अगर ये बात की है तो उनकी जो टीम है लीगल एक्सपर्ट्स की, उन्होंने इस पे मुख्तलिफ जो कवानीन है उनको देखा होगा और फिर उन्होंने ये बात की होगी। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं ख़ास तौर पे जिसमें सियासी शख्सियात जो हैं वो
इन्वॉल्व हों तो इनको बड़े केयरफुली फैसला करना चाहिए, फैक्ट्स पर भी और लॉ में भी, कि आया इसको कौन सा कानून लगता है, कौन सी ऑफेंस है, उस ऑफेंस की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और वो ऑफेंस जो है वो कौन सी अदालत में उसका ट्रायल होगा। ये तमाम चीज़ें पहले से तय होनी चाहिए। हैप हैज़र्ड तरीके से इन चीज़ों को उजलत में जल्दी नहीं करना चाहिए। इरफान साहब, दरख्वास्त में बुनियादी हुकूक से हटकर इनफरादी अस्कुद नोटिस पर भी सवाल उठाया गया है। कायस अदालत के सवाबदीदी इख्तियारात क्या हैं, ये तय किया जाए। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए कि ये जो हमारा जो रीसेंट जुडिशल एक्टिविज़म का प्रोसेस है, जो कि तकरीबन 2008 से हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से चल रहा है, और जिसका कि इब्तिदा जो थी वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने की थी, और सुप्रीम कोर्ट के चंद जज साहिबान ऐसे भी थे जो कि बहुत सारे दूसरे इदारों में चले गए थे, और जो हमारे आखिरी चीफ जस्टिस साहब जो हुए अभी थोड़ी देर पहले, जो अभी रिसेंटली वो रिटायर हुए हैं, वो तो उन्होंने तो जुडिशल एक्टिविज़म इस इंतहा तक ले गए थे कि वो जुडिशल ओवर रीच की शक्ल इख्तियार कर गया है। और अब मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये भी एक इदराक है कि हमें इसके पैरामीटर्स जो हैं वो तय करने चाहिए, और हमें बेदरेग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की अभी रिसेंट एक मीटिंग भी हुई है, और जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस है उन्होंने अपनी एक तकरीर भी रिसेंटली की है, और उन्होंने उस तकरीर में ये बात की है कि जी अब ज़रूरी हो गया है कि हमें अपने काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और हमें 184(3) का, जिसको हम सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं, उसको कम से कम इस्तेमाल बिल्कुल उस तरह से नहीं करना, बिल्कुल इरफान साहब, कम से कम, बल्कि उन्होंने कहा इस्तेमाल करना चाहिए। जी इरफान साहब, सिंध हुकूमत ने नजरसानी दरखास्त केस कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल न करने की सदा की है। मौक़िफ़ है ऐसा करना शफाफ ट्रायल से इनकार के मुतरादिफ होगा, ऐसा ही है? ये मैं आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया, आवाज़ नहीं मुझे आई, ज़रा फिर से बोलिएगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, सिंध हुकूमत ने नजरसानी दरखास्त केस कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल न करने की सदा की है। मौक़िफ़ है कि ऐसा करना शफाफ ट्रायल के से इनकार के मुतरादिफ होगा, सर ऐसा ही है? ये कौन सा केस है जिसको वो चाह रहे हैं कि मुंतकिल ना हो? कौन सा सर जाली अकाउंट्स केस का पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ आया है, नजरसानी दरखास्त के हवाले से बात करेंगे। ये नजरसानी दरखास्त इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। सर ये चाह रहे हैं कि कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल न किया जाए, ऐसी इस्तदा की है, और कहा जा रहा है कि मौक़िफ़ है ऐसा करना ट्रायल शफाफ ट्रायल से इनकार के मुतरादिफ होगा। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वजाहत कीजिएगा कि कौन सा केस मुंतकिल न किया जाए, और कौन सी अदालत में चल रहा है वो केस? सर जाली अकाउंट्स केस की बात कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है या किसी नीचे वाली अदालत में चल रहा है? ये सर सुप्रीम कोर्ट का केस है, सर सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। अच्छा, ये जो उन्होंने जो टेकअप किया था ये 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ने, जी सर, और वो चाहते हैं कि ये कराची में रहे। सर ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद मुंतकिल ना करने की सदा इन्होंने की है, और ये चाह रहे हैं कराची में रहे। मौक़िफ़ ये आ रहा है कि शफाफ ट्रायल से इनकार के मुतरादिफ होगा। देखें, जो 184(3) के केसेस हैं वो यूजुअली तो वो इस्लामाबाद में फाइल होते हैं, लेकिन अगर कराची में कोई केस चल पड़े तो ये भी देखने में आया कि फिर वो कराची में ही उसके फैसले होते हैं, क्योंकि इससे पहले जो कराची बदअमनी केस था वो SMC 16 था गालिबन 2011 का, 2011 में उसका शायद फैसला होता है या 2012 में, तो वो मुझे याद पड़ता है कि वो कराची में ही चला था। तो ये ऐसी नज़ीर है कि जहाँ कराची का केस जो है वो कराची में ही उसका फैसला हुआ है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, एक्सेप्ट कि मैं ये कहूँगा कि अब चूँकि ये मामला अदालत सुप्रीम कोर्ट में है तो इसकी सवाबदीद सुप्रीम कोर्ट को है। उन्होंने अपने जो उनके रूल्स हैं उसको सामने रखते हुए अब फैसला कर रहे हैं कि आया बिलावल साहब की बात दुरुस्त है कि नहीं है। लेकिन बिलावल साहब की इस हद तक बात ठीक है कि इसकी नज़ीर ज़रूर मिलती है कि पहले कराची की जुरिस्डिक्शन, कराची रजिस्ट्री में भी इस तरह के केसेस हुए हैं पहले।
ठीक है, इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल, बात कर रहे थे इस टॉपिक पर, इस आम टॉपिक पर। बहुत बहुत आपके कीमती वक्त का। अगले टॉपिक की जाने बढ़ूंगी जिसकी मुसलसल हम बात कर रहे हैं हज के हवाले से। हुकूमत से नहीं हुआ, लेकिन कोई है जो आपको सस्ता हज करवाने के लिए कोई पैकेज अनाउंस कर रहा है। पहले ये देखिए और फिर उसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। हज सब्सिडी देने से सरकार ने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने सस्ता हज पैकेज देने का फैसला किया है। 3,80,000 60 रुपए का हज पैकेज तैयार करने का दावा किया जा रहा है। प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स के सरपरस्त आला शाहजहां खलील का कहना है कि हुकूमत उन्हें जिम्मेदारी दे तो सस्ता पैकेज देंगे। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2019 का ऐलान किया था, जिसके तहत मुल्क के शिमाली इलाका जात के रिहायशियों के लिए हज की फ़ी कस लागत 4,36,975 रुपये होगी, जबकि जनूबी इलाके जिनमें कराची, कोयटा और सखर के लिए 4,26,975 रुपये होगी। इन अखराजात में कुर्बानी की लागत शामिल नहीं है। कुर्बानी के साथ ये अखराजात 4,56,426 रुपये होंगे। हुकूमत ने इस साल 63% यानी 1,76,426 रुपये इजाफा किया है, लेकिन प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स सस्ता पैकेज कैसे मुमकिन बना रहे हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मुझे प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के सरपरस्ते आला शाहजहां खलील साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। शाहजहां खलील साहब, बड़ी अनोखी ऑफ़र आपने की है, वो जो हुकूमत नहीं कर पा रही वो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? 3,80,060 रुपए का हज पैकेज मुमकिन कैसे बनाएंगे, इसकी तफसील बताएं सबसे पहले। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने इस अहम मौजू पर मुझे बात करने की दावत दी। मैं इसमें आपको मशहूर हूँ। असल में बात यह है कि हमने ये जो पैकेज बनाया हुआ है, ये वही पैकेज है जो अजीजिया में गवर्नमेंट वाले रियायत देते हैं मक्का मुकरमा के साथ है। और अभी जो हमने पैकेज बनाया है, तो हमने ये बहुत मशावरत के बाद और जो सऊदिया में हमारे ट्रेड पार्टनर्स है, जो बिल्डिंग वाले हैं और ट्रांसपोर्ट वाले हैं, कैटरिंग वाले, उन सब के साथ मशावरत के बाद हमने ये पैकेज बनाया हुआ है। और ये हम दावा नहीं करते, इंशाअल्लाह अजीज हम ये साबित कर सकते हैं अगर हमें मौका दिया जाए। जी जी सर अभी तो साबित कीजिए, अभी तो बताइए आपने किस तरह से इसकी तफसील तो मुझे दें। आपने कैसे 3,80,060 रुपए का ये हज पैकेज मुमकिन कैसे, कहाँ कैसे कैसे अखराजात होंगे, ये तो बताइए शाहजहां साहब। किरण साहब, मैं आपको तफसील बताता हूँ। ये जो अजीजिया रियायत है, ये ट्रांसपोर्ट के साथ हमने 2,000 रियाल लगाए हुआ है, और मदीना मुनव्वरा रियायत 750 रियाल, मकतब जदीद बिना में 1,500 रियाल, काना 35 दिन बिना और अरफात के बगैर जो है वो 1,000 रियाल, मक्का मदीना और मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरे में जो ज़ियारत है वो 25 रियाल, जमजम का जो 5 लीटर का कैन होता है वो 9 रियाल, और अदर एल्डैन में इस्लामाबाद या पिशावर से टिकट वापसी का हमने 90,000 का लगाया हुआ है। प्रोग्राम हमने लगाया हुआ है 2100 का। सहाय जो हम देंगे, छोटा बैग, बड़ा बैग, गले का कार्ड, पानी का बोतल, चप्पल के लिए चेहरा, टंकी के लिए पर्स, राम अबाया स्कार्फ, ये मालूमाती ब्रोशर, ये 2,200 रुपये पाकिस्तानी फी हाजी। सऊदिया में मौससों को जो हज वाजिबात देने पड़ते हैं वो है 1,100 रियाल। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सर्विस चार्ज 4,000 रुपये, तजाज मुहाफिज़ में 400 रुपये, इनकम टैक्स जो फी हाजी अदा किए जाते हैं वो 5,000 रुपये, और उसके साथ खादिमीन का खर्च हमने लगाया हुआ है 12,000 रुपये, और रोजमर्रा दफ्तर खर्चा के लिए 4,000 रुपये। तो ये कुल मिला के 3,80,000 रुपये नादर जोन से बनते हैं। अगर ये टिकट आप कराची या सक्कर से अदर लाइन में ले लें, ये 80,000 से भी कम में पड़ सकता है, और उस हिसाब से वो 3,70,000 का आ जाएगा। ये शाहजहां साहब जो आप पैकेज दे रहे हैं, जो आप तजवीज़ कर रहे हैं, क्या ये जो सहूलतें हैं ये सिर्फ कोटा हासिल करने की कोशिश है तो नहीं है सर? नहीं जी, हम कोटा हासिल करने की कोशिश, हमारे पास तो कोटा है ही नहीं, और गुज़िश्ता 12-14 साल से कोटा नहीं है। हम दाल रोटी कमा रहे, हम ये पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की सहूलत की बात कर रहे हैं। ये उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, जो एहतसाल हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इस महंगे पैकेज की वजह से जनाब बहुत सारे लोग जो है ये हज का खास लेके फना हो रहे हैं,
उनकी ख्वाहिशात की वो हो रही है, कत्ल हो रहे हैं। तो हमने उनको देख के ये पैकेज बनाया हुआ है और हमें कोटे के हसूल की कोई वो नहीं है। हमारे पास कोट न भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा शाहजहान खलील साहब, ये 3,80,000 में से आपकी बचत कितनी होगी सर? हमने इसमें दफ्तर अखराजात के लिए 4,000 रुपये लगाए हुए हैं और अगर इंशाअल्लाह वजीर हम कोशिश करें तो ये हमें जो अजीजिया रियायत है इसमें भी 100-200 रियाल बच सकते हैं और इसके साथ एयरलाइन में भी हम बच सकते हैं। हमें ज्यादा मुनाफे की कोई ख्वाहिश नहीं है। शाहजहां साहब, आपने माजी में ऐसा तजर्बा किया है या ये पहली बार कर रहे हैं? नहीं, माजी में तो हमें कोटा नहीं दे रहे हैं, ये कोटा तो उन लोगों को दे रहे हैं जिनके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग है। हम तो 2016 में हमने 2,80,000 का पैकेज दिया था और उन्होंने पुराने वालों ने 4.5 लाख का पैकेज दे दिया, उनको कोटा दे दिया, हमें कोटा नहीं मिला। हमें तो ये मौके नहीं दे रहे हैं। तो सर ये इसलिए मैं पूछ रही हूँ, ये कोटा हासिल करने के लिए तो नहीं है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है, हकीकत में पूरी करने की अहलियत है शाहजहां साहब। किरण साहिबा, हम कोटा हासिल करने के लिए नहीं कर रहे, हमें कोटा न दे, लेकिन ये लोगों से वो दिलचस्पी के लिए वो इश्तिहार दे रहे, इज़ाए दिलचस्पी के लिए, जो इसमें इंटरेस्टेड है वो दे देंगे, उनसे सिक्योरिटी रख ले, हम के सिक्योरिटी रखने के लिए तैयार है। और सबसे अहम बात हम ये कर रहे हैं कि जो हाजियों के पैसे है वो हुकूमत अपने पास रखे, हमारे पास ही मत रखो। हम जहाँ जहाँ एग्रीमेंट करेंगे हुकूमत उनको पेमेंट कर दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहजहान खलील साहब, हज ऑपरेटर हैं। बड़ा आपने दावा किया है, जब हम दीगर ऑपरेटर से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, कम से कम भी 6.25 लाख रुपए दीगर ऑपरेटर्स बता रहे हैं कि उसमें हज मुमकिन हो पाएगा। लेकिन आप ये ऑफर कर रहे हैं और साथ साथ ये कह रहे हैं कि हुकूमत अपने पास पैसे रख के हमें फिर हज के बाद ये पैसे दे दे, तो ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। लेट्स सी, हज करीब आता है, उसके बाद इनको कोटा मिल भी पाता है या नहीं। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रहीम शाह हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक जी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आवाम को सड़कों पर अब सिर्फ डकैतों से नहीं बल्कि आवारा कुत्तों से भी खौफ आने लगा है। पहले कराची फिर फैसलाबाद के शहरी सड़कों पर मुश्किल में नजर आए। दोनों शहरों के सरकारी अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन ख़त्म होने की खबरें मीडिया पर लाई गई। नवंबर 2018 में पागल कुत्तों के काटने से 500 अफराद जख्मी हो गए। दादू के सरकारी अस्पताल में कुत्तों का राज तक देखा गया, जहाँ एक ही दिन में 80 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन सूबाई हुकूमत इस मामले पर संजीदा दिखाई नहीं दी। यहाँ तक कि वज़ीर सेहत का तो ये भी कहना था कि पहले चेक करना पड़ेगा कि जिस कुत्ते ने काटा है वो पागल है भी या नहीं है। अद्वियात की कीमतें बढ़ाने के बाद क्या हुकूमत अवामी सेहत तो रद्दे दूर अवाम की ज़िंदगी से बिल्कुल ही गाफिल होकर रह गई है। अहम सवाल है कि कुत्ते सिर्फ सिंध के अवाम पर हमले नहीं कर रहे बल्कि पंजाब में खुलेआम घूम रहे हैं। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते के दौरान 500 अफराद अस्पताल पहुंचे इस वजह से, लेकिन यहाँ वैक्सीन किसी को नहीं मिल सकी है। आवारा कुत्तों का राज सियालकोट में भी जारी है। एक दिन में 25 अफराद को जख्मी किया गया है। एक बच्चे पर कुत्ते के हमलावर होने की वीडियो ने शहरियों को खौफ में जकड़ लिया है। अब मसला ये है कि सड़कों पर भरमार, रेबीज़ की वैक्सीन की किल्लत है। इन हालात से आखिर निपटा कैसे जाए, इस बारे में बात करने के लिए ज़ेबा मसूद साहिबा, जो कि पेशावर में आवारा कुत्तों का शेल्टर होम चला रही हैं और इस सूरत हाल से निपटने के लिए अपना भरपूर अदा कर रही हैं, क्योंकि ये तो देखा जा रहा है कि वो आवारा कुत्तों को रखती हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रखती हैं, लेकिन क्यों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब तक उनसे किसी ने नहीं लिया है। इसीलिए ज़ेबा साहिबा आज साथ मौजूद हैं। ज़ेबा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आवारा कुत्ते खौफ की अलामत बन गए हैं, उनके लिए शेल्टर होम्स, इसका मकसद, इसका ख्याल कैसे आया आपको? जी बस बहुत अफसोस होता है कि इस तरह इन बेज़ुबान जानवरों को रोड पे देखना और कितना ये लोग सफ़र करते हैं। नॉट ओनली सफ़र करते हैं बट लोगों के लिए भी ख़तरनाक और ख़ौफनाक बात है। जैसे आपने बताया अभी कि हॉस्पिटल्स में इतने केसेस हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, सेफ्टी की बात है, हैज़र्ड है कम्युनिटी के लिए। तो इसके लिए हम एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको स्टेरिलाइज करें, वैक्सीनेट करें और इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें।
इसलिए कि बहुत ज़्यादा एपिडेमिक हो गया है और बहुत ज़्यादा फैल गए हैं कि यहाँ इंसान वॉक भी नहीं कर सकता, बाहर भी नहीं जा सकता, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इनको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टेरिलाइजेशन करें कि इनकी पॉपुलेशन कम हो, इसलिए कि ये हुकूमत जो है तो इनको शूट कर रही है और पॉइज़न इस्तेमाल कर रही है, जहर, उससे कुछ नहीं हो रहा। फिर भी ये लोग तादाद में इतने ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम एक्चुअली हमने गवर्नमेंट को भी अपील की है, उनसे बात भी कर रहे हैं। आई एम होपिंग कि अगर वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, अगर नहीं लेकिन हम फिर भी लगे हुए हैं कि हम जितनों को लेके स्टेरिलाइज करके, वैक्सीनेट करके, टैग करके इनको वापस छोड़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद खुद कम हो जाएगी। जी, इनकी तादाद को कम करने के लिए भी आप काम करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मोहतरमा, आवारा कुत्ते शहरियों खुसूसन बच्चों पर हमला कर रहे हैं, इससे बचने के लिए क्या इक़दाम किए जाने चाहिए हुकूमत की जानिब से? इनफरादी तौर पर तो आप काम कर रही हैं। हाँ जी, हुकूमत का ये है कि उनको हमारी हेल्प करनी चाहिए इन द सेंस के एक टीम बनाएं और डॉक्टर्स की और फैसिलिटी हमें दें कि हम इन सारों को आहिस्ता आहिस्ता जमा करके इनको इसलिए कि हम ये नहीं बिलीव करते कि इनको मारा जाए या इनको गोली मारी जाए या इनको जहर दिया जाए, ये हमारे असूल में नहीं है। हम कहते हैं कि देयर हैज़ टू बी अ मोर ह्यूमेन वे ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड दैट इज़ द बेस्ट वे एंड द चीपेस्ट वे कि इनको हम स्टेरिलाइज करें और फिर वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। ज़ेबा साहिबा, लेकिन ये देखिए ना आप, तादाद जो इस वक्त मैंने नाज़रीन को बताई है, लोग मर रहे हैं कुत्ते के काटने की वजह से, लेकिन हुकूमत इस मामले को सीरियस ही नहीं ले रही। क्यों? आखिर क्या वजह लगती है आपको? बस जी, यही तो प्रॉब्लम है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है ये मामला। आप जिधर जाएं तो आवारा कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं। हमने तो गधों को भी रोड्स पे देखे हैं जो जब उनका यूज़ नहीं होता तो बस उनको छोड़ देते हैं। तो ये ठीक नहीं है। हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपने लोगों में और कि इन जानवरों के साथ कुछ करना है। हम ऐसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी में हम इनको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक नहीं है। इसका ये इनिशिएटिव हमने ली है और गवर्नमेंट हमें हेल्प करे ना करे, हम अपने एनिमल लवर्स के साथ, वेल विशर्स के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ हम लगे हुए हैं और हम कर रहे हैं। तो वी आर होपिंग कि गवर्नमेंट हमारे साथ पर तो आप कोशिश कर रही हैं और ये एक बड़ा नुक्ता है कि मारा ना जाए, इनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल कर लिया जाए, उसके लिए आप काम कर रही हैं। लेकिन हुकूमती सतह पर आपने अपना ये पैगाम आगे बढ़ाने की कोशिश की है? आपकी किसी से मुलाकात हुई है जिसको आपने कन्विंस करने की कोशिश की हो अपने प्रोग्राम पर? जी, हम अभी रिसेंटली एक्चुअली मिले हैं कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से और हमने उनको अपना प्रपोज़ल दिया है। 5 ईयर प्लान है हमारा। तो हमने उनको कहा है कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, मेडिसिन्स की, वैक्सीनेशंस की, डॉक्टर्स की, फैसिलिटी की। हमें ये चाहिए कि हम ये बड़े तादाद में करें। इनको मारना उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और आप देखें कि तादाद इनकी इतनी ज़्यादा हर जगह फैली हुई है कि इनको कंट्रोल करना देयर इज़ ओनली वन वे और वो है स्टेरिलाइजेशन। दैट इज़ द ओनली वे कि हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप देखें कि हर कुत्ता है, बिल्ली है, हर 6 महीने ये लोग 8-9 बच्चे लाते हैं और इस तरह तो इतने बहुत हैं ये और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये सही बात नहीं है, इसको कंट्रोल करना हमारा काम है। अच्छा, वी आर होपिंग कि द गवर्नमेंट हेल्प्स अस, लेकिन हम बिल्कुल ज़ेबा साहिबा, जब ये मामला बहुत ज़्यादा उठता है तो फिर हम देखते हैं वो चाहे कराची हो, चाहे फैसलाबाद हो, जिस शहर से भी बहुत ज़्यादा अगर आवाज़ उठने लगती है तो फिर एक वही काम होता है, आते हैं, पॉइजन होता है और फिर उसके बाद बहुत सारे कुत्तों को मरा हुआ हम पाते हैं, सड़कों पर पड़े हुए होते हैं, दिखाया जा रहा होता है कि जी हमने कुत्ते साफ़ कर दिए हैं, हटा दिए हैं यहाँ से। लेकिन अगर अस्पतालों की बात कर लूँ मैं तो यहाँ पर रेबीज़ की वैक्सीन, जो बेचारे ज़ख्मी हो गए, जिनको काट लिया गया, वो उसकी तो बहुत बड़ी किल्लत है, तवज्जो तलब मसला है, अहमियत दी नहीं जा रही है। भारत से अगर ये वैक्सीन आती है तो वहाँ पर भी क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि वो वैक्सीन भी महंगी हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, लेकिन अहमियत दी नहीं जा रही है किसी भी सतह पर, वो चाहे ज़ख्मी होने वाले लोग हों या फिर ये कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद हो।
बिल्कुल, जैसे आप कह रही हैं ये जो गोली मार रहे हैं, जहर दे रहे हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना कोई कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, और गवर्नमेंट को भी हमने ऑफिशियल से जो बात की है, हमने यही कहा है कि इससे इनफरादी सतह पर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनकी पॉपुलेशन को जिस तरह से तादाद बढ़ रही है उसे रोक रही हैं, तो अगर हुकूमत भी सतह पर काम करती है तो यकीनन ये अच्छा हो सकता है। जो कुत्ते बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर दिखाई देते हैं उन्हें कम करने के लिए। कल अगले हफ्ते पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।